नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे बाल विकास से जो अब्राहम मास्लो से प्रश्न लिए गए हैं और अभिप्रेरणा से लिया गया है, रुचि से लिया गया है। इन सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है क्योंकि इसमें बहुत से प्रश्न आते हैं जो आपको 2 से 3 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, टेट, सी टेट, यूपी टेट, एम टेट किसी भी प्रश्न में आ सकता है। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, परमा एजुकेशन चैनल को, और फिर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो और एक बार और कहेंगे कि जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में क्या करिए, शेयर कर दीजिए। कल की क्लास नहीं चल पाई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन आज की क्लास बहुत ही अच्छे से चलेगी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहले हमारा क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। देखिए, सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कर रहा है कि सीखना उस वातावरण से प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्टि प्राप्त करे। तो देखिए, यही हमारा राइट आंसर है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं अपना। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता। देखिए, संवेगात्मक जो होता है आपके क्रिया मेल जोल जो होता है, आप जो परस्पर सहयोग की क्रिया निभाते हैं, वाचन करते हैं, उसमें क्या होता है, संवेग का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए देखिए दूसरा हमारा गलत हो गया। और तीसरा करा है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया। देखिए, मानसिक क्रिया के साथ साथ आपकी शारीरिक के अनुसार भी आपके क्या करता है, सीखने की क्रिया निर्भर करती है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप नहीं सीख सकते हैं। मानसिक क्रिया इसी से उपयोगी है आपको सीखने में। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, कक्षा का वातावरण कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। और चौथा करा है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां संकेत करती हैं कि किसी भी तरह का सीखना नहीं हुआ। देखिए, बालक जो होता है त्रुटियां यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर पे जो बालक होता है वो त्रुटियों के माध्यम से ही सीखना प्रारंभ करता है। तो जितना त्रुटियां करेगा उतना बार बार क्या करेगा, अभ्यास करेगा, और अभ्यास के माध्यम से क्या करेगा, वो सीखेगा। तो देखिए ये भी गलत हो गया। और बचा हमारा कौन, पहला। तो पहला हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, दूसरा प्रश्न ये करा है कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में यहाँ पे शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बालक हैं, जो शिक्षार्थी हैं, जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति यानी दोहराते हैं, और प्रत्यास्मरण यानी सीखते हैं, शिक्षार्थियों की मदद महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि पहला यहाँ पे करा है कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने में समृद्ध बनाता है। ये भी हमारा सही है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं हम अपना दूसरा। देखते हैं क्या करा है, पूर्व पाठों को दोहराने का ये एक प्रभावी तरीका है। देखिए, दोहराने का प्रभावी तरीका तो हो सकता है, लेकिन किसके लिए हो सकता है इसने इसमें निर्धारित नहीं किया है। इसमें उसका योग्यता निर्धारित नहीं किया है कि आखिर किसको दोहराने की बात कर रहा है, किस लिए दोहराने की बात कर रहा है। तो देखिए दूसरा हमारा गलत हो गया। और तीसरा यह कर रहा है कि यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है। सही है, स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। देखिए, सुदृढ़ तो होता है, लेकिन उपयोगी किस प्रकार से होता है और उस ज्ञान का किस प्रकार से प्रयोग करता है, देखिए ये भी सही हमारा है। लेकिन देखिए चौथा हमारा कह रहा है कि यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक है। देखिए, सुविधाजनक नहीं, इसे किस प्रकार से आप उपयोगी बना सकते हैं उसे हमें इस तरीके से देखना शिक्षार्थियों के उपयोग में। तो देखिए ये चौथा और हमारा देखिए दूसरा गलत हो गया। अब बचा हमारा कौन सा, देखिए पहला बचा और तीसरा बचा। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे अच्छा कौन सा है। देखिए यह स्मृति को बढ़ाता है, स्मृति को तो बढ़ाता है, सीखने के सुदृढ़ बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए नई जानकारी को पूर्व जानकारी यानी जो आप सीख रहे हैं उसमें पूर्व जानकारी को जोड़ के आप क्या कर रहे हैं, सीखने की यहाँ पे समृद्ध बना रहे हैं, यानी अपने को वहाँ पे विकसित कर रहे हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, अच्छा सबसे यही उपयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। और सभी लोग कमेंट करिए, एक बार सभी लोग कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि उत्तर आप लोगों को कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे तीसरा हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए तीसरा ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। देखिए शिक्षक से प्रभावित करने वाला कारक कर रहा है, न कि यहाँ पे देखिए शिक्षार्थी से कर रहा है। शिक्षक से बात कर रहा है तो चलिए देख ले रहे हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा। पहला करा है कि विषय वस्तु में प्रवीणता, दूसरा करा है बैठने की उचित व्यवस्था। देखिए बैठने की उचित व्यवस्था किसके लिए होता है, छात्र के लिए होता है। ठीक है, छात्र के लिए होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। शिक्षण अधिगम संसाधनों का उपलब्धता, देखिए उपलब्धता जो होती है उसका उपयोग कौन करता है, याद रखिएगा जो उपलब्धता होती है किसके लिए होती है, छात्रों के लिए होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो शिक्षक के लिए होती है एलटीएम होती है, शिक्षक लर्निंग मटेरियल होती है। ठीक है, वो शिक्षक के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता किसके लिए होना चाहिए, शिक्षक के। यहाँ पे देखिए छात्र से बात किया है, तो ये हमारा गलत हो गया। और चौथा करा है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रवृत्ति। देखिए अनुभवों की जो प्रकृति होती है ये तो सही है, लेकिन जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसमें उसको क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, प्रवीणता होनी चाहिए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने
चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं चौथा कितने लोगों का सही होता है। देखिए चौथा प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे गलत मत करिएगा। कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा। देखिए यहाँ पे बात किया है समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। एक शिक्षिका है जो अपने जो छात्र हैं उनको क्या करती है, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए व्यस्त करती है और समूह चर्चा करवाती है और परियोजना का निर्वाह करती है। ठीक है, तो इससे किस किस आयाम को उजागर करती है। तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम को, दूसरा कह रहा है कि मनोरंजन द्वारा अधिगम को, तीसरा कह रहा है कि भाषा निर्देशित अधिगम को, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि प्रतियोगिता आधारित अधिगम को। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे आयाम को उजागर करता है। ठीक है, किसको, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये भी पहले के साथ ही जाएगा। जिस तरह से तीनों राइट आंसर पढ़ा था इसमें भी यही होगा। देखिए समूह में अगर भागीदारीता लेंगे, अपने में गतिविधियाँ करेंगे, निर्वाह करेंगे, समूह चर्चा करेंगे, तो सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम करेंगे, यानी समाज में क्या घटित हो रही है। देखिए बालक जो होता है कक्षा में क्या होता है, बहुसंख्यक होता है। ठीक है, उनकी संस्कृति अलग होती है। ठीक है, उनकी भाषा अलग होती है, उनकी बोलियाँ अलग होती है। तो क्या करेगा, उनकी सामाजिक गतिविधियों को बारे में जान सकेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मनोरंजन के अधिगम के तौर पे नहीं होता है चर्चा पर चर्चा। ठीक है, और ये खेल के माध्यम से होता है। और भाषा निर्देशित जो होता है शिक्षक के माध्यम से कराया जाता है। ठीक है, भाषा निर्देशित यानी भाषा किस प्रकार से सीखा जाता है। और प्रतियोगिता आधारित अधिगम, देखिए प्रतियोगिता की बात नहीं किया, यहाँ पे समूह चर्चा की बात किया है, परियोजना भूमिका निर्वाह करने की बात किया है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए चार ऑप्शन जो थे सभी के पहले पहले आंसर थे। अब देखते हैं अगला कौन सा ऑप्शन सही होता है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है हमारा पांचवा कि जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका क्या है। इस प्रश्न को हम दूसरी बार लिए हैं और तीसरी बार इस समय कराया जा रहा है, तो इसे गलत मत करिएगा। देखिए जल शुद्धि के प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए उचित तरीका कौन सा है। देखिए पहला यहाँ पे कह रहा है कि चार्ट की सहायता से प्रक्रिया को प्रदर्शित करेंगे, यानी जल शुद्धि के जो प्रकरण है उसको हम चार्ट पे बनाएंगे और बालकों से कहेंगे कि देखिए इस प्रकार से होता है। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थियों को शुद्धिकरण प्लांट का मॉडल बनाने के लिए, यानी आप खुद उसका मॉडल तैयार करने के लिए कहेंगे। ठीक है, कि टंकी होगा, टंकी में पानी रखा जाता है, पाइप होता है, एक छन्नी होता है जिसके द्वारा फिल्टर किया जाता है, और मोटर होता है जिसके द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तीसरा ये कर रहा है कि शिक्षार्थियों को उस प्लांट पे ले जाना जहाँ जल शुद्धि की जाती है। तो देखिए यहाँ पे अगर ले जा रहा है तो अवलोकन की बात कर रहा है, अवलोकन की बात कर रहा है शिक्षक। ठीक है, तो अवलोकन के माध्यम से क्या होता है, बालक खुद से देखेगा और करके प्रयोग करना भी सीख जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से हुआ है। और आप लोगों को पता होगा कि करके सीखना और क्या होता है, अवलोकन के सीखना द्वारा दिखाना बालक में क्या होता है, अस्थायी ज्ञान का विद्यमान होता है। तो यहाँ पे देखिए चौथा हमारा कह रहा है पाठ्य पुस्तक से पढ़ना। देखिए पाठ्य पुस्तक से पढ़ने से आपका ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है, लेकिन आप अवलोकन करके पढ़ेंगे तो क्या होता है, आपका ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, पाँचवें का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए छठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाती है। एक शिक्षिका है वो अपने जो कक्षा में बच्चे हैं उनको वो शैक्षणिक भ्रमण पे ले जाती हैं। तो उसका कारण क्या है, पहला यहाँ पे कह रहा है विद्यालय में रोजाना शिक्षण से अवकाश उपलब्ध कराने के लिए, यानी रोज रोज क्लास में जो आपकी गतिविधियाँ हो रही है उससे बालकों को छुट्टी देने के लिए आप भ्रमण पे ले जा रहे हैं मनोरंजन के तौर पर। दूसरा कह रहा है कि प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और तीसरा कह रहा है विद्यालय कैलेंडर से सुनिश्चित, यानी कैलेंडर जो आपकी जो समय सीमा है उसके अनुरूप क्रियाकलाप के द्वारा आप बालकों को अवलोकन के यानी आप भ्रमण पे ले जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए चौथा कह रहा है बच्चों को मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा होगा। इस प्रश्न को करा दिया गया है तो गलत मत करिएगा इस प्रश्न को। चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, जितने लोग हैं उतने लोग कमेंट करिए जल्दी से। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा छठे का हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। बालक खुद से अवलोकन करेगा और अवसर उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। तो बालक को जितना अवसर आप देंगे किसी भी गतिविधि को कार्य करने के लिए, अवसर के माध्यम से क्या होता है, बालक का ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है, ऊपर ही आप लोगों को बता दिया गया है। और अवलोकन के माध्यम से बालक देखे कि उस कार्य को करने का प्रयास करेगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सातवां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा के कितने स्रोत होते हैं, कितने घटक होते हैं। ठीक है, स्रोत या घटक होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। राइट आंसर हमारा सातवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए जो यहाँ पे अभिप्रेरणा के जो स्रोत होते हैं, घटक होते हैं, कितने होते हैं, जल्दी से बताइए। राइट आंसर हमारा क्या होगा,
जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। चौथा होगा जीवन की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, मूल प्रवृत्ति होती है, अचेतन तत्व होते हैं। ठीक है, यही 4 होते हैं। ठीक है, देखिए इसका जीवन की मूल प्रवृत्तियाँ होती है। ठीक है, दूसरा होता है मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, यानी बालक जो होता है जीवन से लेकर मृत्यु तक सीखता है। और इसमें क्या होता है, मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, भूख प्यास करना, रोना गाना, और अचेतन तुरंत ही ज्ञान प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो यही होगा हमारा राइट आंसर, दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। और बहुत ही फास्ट तरीके से प्रश्नों को करेंगे आज। देखिए अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। मूल यहाँ पे करा है कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पे पहला करा है थर्नडाइक, दूसरा अल्पोर्ट, तीसरा करा है मैकडूगल, चौथा करा है स्किनर। तो 8वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए 8वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो जल्दी से बताइए 8वें का राइट आंसर क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो देखिए राइट आंसर जो जाएगा 8वें का हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत के प्रवर्तक थे। देखिए मांग सिद्धांत के, ठीक है, इसके अनुसार देखिए आप लोगों को 5 मांग सिद्धांतों को बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में हम अभी जानेंगे, लेकिन बताइए कि अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांतों के प्रवर्तक थे अब्राहम मास्लो, स्किनर, फ्रायड या फिर फ्राबेल। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा जल्दी से कमेंट करिए आप लोग कि राइट आंसर हमारा क्या होगा 9वें का। तो 9वें का जो राइट आंसर जाएगा अब्राहम मास्लो। ठीक है, अब्राहम मास्लो। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए स्किनर जो महोदय थे, आप लोगों को पता ही है, स्किनर महोदय और फ्रायड महोदय। ठीक है, और यहाँ पे फ्राबेल। ठीक है, इन लोगों ने नहीं दिया था अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत की, इसे अब्राहम मास्लो ने दिया था और इन्होंने 5 दिया था। ठीक है, कितना दिया था, अब्राहम मास्लो ने मांग के 5 सिद्धांत दिए थे, जिसमें जैविक मांग भी था। ठीक है, जैविक मांग था और प्रथम और निरंतर मांग भी था, और जबकि आत्मनिभूति और परोक्षकारी की मांग भी सबसे अंतिम एवं उच्चतम मांग थी। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो पूर्ण रूपेण मनोवैज्ञानिक उच्चतम नैतिक आदर्श थी मांग थी, इसमें क्या था, बाल यहाँ पे अब्राहम मास्लो के 5 थे। पहला जो था देखिए इसका जो पिरामिड बना था, पहले में क्या था आपका अपरोक्ष। ठीक है, अपरोक्ष मांग था। दूसरे में क्या था, स्वाभाविक मांग था, स्वाभाविक या यहाँ पे सम्मान की बात करता है। और तीसरा जो था सामाजिक था, और जो चौथा था सुरक्षा की मांग था, और 5वां जो था यहाँ पे जैविक था। लेकिन हम यहाँ पे क्रम किसको रखेंगे, या नीचे से ऊपर की तरफ रखेंगे। ठीक है, प्रथम में हमारा जैविक आएगा, दूसरे में आएगा सुरक्षा की मांग, और तीसरे में जो आएगा हमारा सामाजिक मांग, और चौथे में जो आएगा हमारा यहाँ पे स्वयं सम्मान की बात, यानी खुद की सम्मान की बात, और 5वें में जो आएगा आपका अपरोक्ष अनुभूति। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे करा है वात्सल्य संवेग से किस मूल प्रवृत्ति का विकास होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से हमारा बताइए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका पहला होगा हमारा, ठीक है, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए आपकी राइट आंसर हमारे यहाँ पे कौन सा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। शरणागति होगा, या फिर संतान कामना होगी, या फिर पलायन होगा, या फिर यहाँ पे करा है भोजन की तलाश। तो देखिए यहाँ पे बात किया है हमारा किससे, कि वात्सल्य। ठीक है, वात्सल्य संवेग किस मूल प्रवृत्ति से है। तो राइट आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरे से होगा, संतान। ठीक है, संतान कामना के लिए होगी। ठीक है, राइट आंसर हमारे यहाँ पे दूसरे से होगा। आप लोगों को बता दें कि जो मैकडूगल के जो द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियाँ दिया गया था, उसमें सभी जो महत्वपूर्ण थे, उसमें संतान की कामना जो थी बहुत ही महत्व। देखिए संतान कामना वात्सल्य थे, जो सकारात्मक संवेग को दर्शाता है। और दूसरा जो था हमारा हास्य था। एक बार सभी लोग लिखते चलिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए पहला हमारा था, यहाँ पे पहला हमारा था संतान, ठीक है, कामना वात्सल्य, और यहाँ पे दूसरा था हमारा हास्य जो था आमोद से था, और तीसरा जो हमारा था यहाँ पे शरणागति से था, और चौथा जो था हमारा यहाँ पे जिज्ञासा से था, जिसको हम आश्चर्य कहते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जिसको हम आश्चर्य कहते हैं। और यहाँ पे देखिए 11वें प्रश्न से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मिनट, सॉरी। देखिए 11वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान को प्रथम बार सर्वाधिक महत्व किस देश में मिला था। देखिए जो क्रियात्मक अनुसंधान है, यानी करके सीखने के जो
अनुसंधान है उसको प्रथम बार यहाँ पे सर्वाधिक महत्व किस देश में मिला था? देखिए पहला करा है भारत में, दूसरा करा है अमेरिका में, तीसरा करा है फ्रांस में, चौथा करा है इटली में। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 11वें का क्या होगा? 11वें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 11वें का जो राइट आंसर होगा हमारा अमेरिका होगा। ठीक है, अमेरिका क्रियात्मक अनुसंधान को प्रथम बार सर्वाधिक महत्व अमेरिका में मिला था। इसमें क्या होता है, बालकों के करके सीखने पर बल दिया गया था। ठीक है, जिसमें बालक होते हैं खुद से स्वतंत्र रूप से होकर सीखते थे। ठीक है, तो और इसी को अमेरिका में महत्व अधिक मिला था। ठीक है, प्रथम बार प्रयोग भी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 12वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए 12वां प्रश्न हमारा ये करा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य क्या था? सम्मान प्राप्त के लिए था, उपाधि प्राप्त के लिए था, तीसरा करा है कि विद्यालय समस्या को हल करने के लिए था, और चौथा करा है कि कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए। राइट आंसर हमारा क्या होगा? 12 का राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने लोगों का सबसे पहले कमेंट आता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 12 का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरा होगा। ठीक है, विद्यालय में। ठीक है, विद्यालय समस्या को हल करने के लिए जो था क्रियात्मक अनुसंधान, यानी किस प्रकार से किस गतिविधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बालकों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं और उनके जो मानसिक स्थितियाँ हैं उसको बदला जा सके ताकि वो अच्छे से रुचि लेके पढ़ सकें। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं 13वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है और कैसा ये प्रश्न है। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ था? देखिए किस क्षेत्र में हुआ था? तो पहला कह रहा है वैज्ञानिक क्षेत्र में, दूसरा कह रहा है कि सैन्य क्षेत्र में, तीसरा कह रहा है यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र में, और चौथा कह रहा है कि सिनेमा जगत में। देखिए सिनेमा जगत से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आप लोगों को फंसाने के लिए प्रश्न रखे गए हैं। तो इसमें देखिए अब जो इसमें लड़ाई है इसमें 3 में है। यहाँ पे सैन्य क्षेत्र में, सैन्य से क्षेत्र से मतलब ये है सैनिकों से। ठीक है, सैनिकों से यानी यहाँ पे रणनीति से होगा, रण क्षेत्र से होगा। और यहाँ पे देखिए अब बचता है हमारा 2 ठो। तो राइट आंसर हमारा 13वें का क्या होगा? देखिए 13वें का जो राइट आंसर होगा देखिए हमारा ना ही यहाँ पे देखिए शिक्षा क्षेत्र में होगा और ना ही यहाँ पे वैज्ञानिक क्षेत्र में होगा। ठीक है, और ना ही सिनेमा क्षेत्र में होगा। ये तो आप लोगों को घुमाने के लिए इस प्रश्न को रखा गया था कि कितने लोगों का सही होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, यही हमारा होगा शिक्षा क्षेत्र में। क्या था क्रियात्मक क्षेत्र में? जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसमें इसलिए इस योग्यता को क्रियात्मक अनुसंधान को रखा गया, जिसमें क्या होता था सभी सैनिकों को उच्च शिक्षा देने के अवसर प्राप्त किए जाए। जो क्या था कि अपने जो वहाँ पे जो सूचनाएं थी गुप्त रूप से भेजने का कार्य करना था, जिसमें क्या है कि अगर आपकी जो पत्र हैं अगर आप भेज रहे हैं वो दुश्मनों के हाथ लग जाए या फिर किसी विदेशी या फिर किसी दूसरे सैन्य शक्तियों के पास लग जाए तो उसका उपयोग न कर सके, इसीलिए उनको प्रशिक्षण करना ही जरूरी था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है? शिक्षण का पहला चरण है। देखिए शिक्षण का पहला चरण क्या है? विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना, दूसरा कह रहा है कि पहले से योजना बनाना, और तीसरा कह रहा है कि पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा हमारा जल्दी से बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 14 का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना यानी उनकी योग्यता से नहीं है। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड से ये है कि उनकी क्या है धनराशि, उनकी कितनी शक्ति है, मतलब ये है कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो किस धनी परिवार से आते हैं या फिर गरीब परिवार से आते हैं या मिडिल क्लास से आते हैं, इसको जानना है। तो ये लेना देना नहीं है शिक्षण से। शिक्षण सभी को एक समान रूप से दी जाती है शिक्षा। और यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा करा पाठ सामग्री को सुसंगठित करना। देखिए सुसंगठित से मतलब ये है कि संयोजित बनाना। ठीक है, एक क्रम में रखना। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले से योजना बनाना ताकि विद्यार्थियों को किस प्रकार से सिखाया जा सके। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 15वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए 15 का प्रश्न ये करा कि खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेले जाते हैं। देखिए खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से खेल खेले जाते हैं? देखिए पहला ये कहा यहाँ पे करा है कि मानसिक व स्पर्धात्मक खेल, दूसरा रचनात्मक खेल, तीसरा करा है कि गति वाले खेल, और चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या होगा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। जो खेल विधि है यहाँ पे अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से खेल खेले जाते हैं? देखिए यहाँ पे कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 15 का चौथा जाएगा। सभी खेल खिलाए जाते हैं। मानसिक स्पर्धा भी होता है जिसमें खेल खेल में बालक की जो बुद्धि है उसको विकसित किस प्रकार से किया जाए। और यहाँ पे देखिए रचनात्मक कार्य यानी कुछ करने के लिए भी हो सकता है, जैसे खेल खेल में उन्हें सिखाना कि ये कार्य करना है। ठीक है, और गति वाले प्रश्न यानी उनकी शारीरिक और मानसिक जो शक्तियाँ हैं उसको बल देना ताकि वो हमेशा क्रिया करते रहें। तो इस आधार पर अगर तीनों सही है तो हमारा राइट आंसर चौथा भी होगा। चौथा भी राइट आंसर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 16वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है? कह रहा है कि अध्यापक बनना
चाहते हैं, ठीक है, अध्यापक बनना चाहते हैं, किसके लिए बनना चाहते हैं? पहला मंत्री की बनाने के लिए, दूसरा पैसा कमाने के लिए, तीसरा समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए, और यहाँ पे चौथा हमारा कह रहा है कि छात्रों को नकल करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? अध्यापक बनना चाहते हैं। किस लिए आप अध्यापक बनना चाहते हैं? मंत्री बनाने के लिए किसी को, पैसा कमाने के लिए खुद के लिए, समाज का निर्माण करने के लिए, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि छात्रों को नकल कराने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? इस आपसे अच्छा भली भांति कोई जान नहीं सकता है। तो इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। और एक सूचना है, आप लोग जो भाई बहन यहाँ पे देखिए, जो भाई बहन पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माँ वैष्णो माँ शारदा पॉलिटेक्निक कॉलेज आप कहाँ पे इसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, खुर्रमपुर बाजार, गंभीरपुर, आजमगढ़। आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। किसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, आलोक कुमार यादव जी के मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों को सफलता की 100% गारंटी यहाँ से मिलेगी, ठीक है, सफलता की 100% गारंटी मिलेगी। तो आप जो भी भाई बहन है, यहाँ पे देखिए योग्यता इसकी जो है आपकी 10वीं पास से है, याद रखिएगा 10वीं 12वीं पास से है। तो आप क्या करिए, संपर्क करिए इस नंबर से, ठीक है। और आलोक कुमार यादव जो उस शिक्षण में इसमें कार्यरत हैं, उनसे संपर्क करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी एडमिशन करा सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन करा सकते हैं। और आप अगर चाहें तो घर से भी कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर नीचे दिए गए हैं, उत्तर दिए गए हैं। और बता दें कि जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और शेयर कर दीजिए देखने के बाद। और बता दें, एक बार फिर बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जो भी भाई बहन पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, माँ वैष्णो माँ शारदा पॉलिटेक्निक कॉलेज खुर्रमपुर, ठीक है, ये खुर्रमपुर आप लोगों को आजमगढ़ में ही मिल जाएगा, पड़ेगा, ठीक है, खुर्रमपुर बाजार, गंभीरपुर, आजमगढ़, ठीक है। और यहाँ पे आप आलोक कुमार यादव जी से संपर्क कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों को 100% गारंटी के साथ आप लोगों को पास कराने की वहाँ पे क्षमता रखी गई है, ठीक है। और आप लोग चाहें तो बिना वहाँ पे जाए ही आप एडमिशन करा सकते हैं मोबाइल नंबर के साथ, और अपना 100% योगदान दे सकते हैं अपने घर बैठते ही। और लॉकडाउन का समय आप घर से भी यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करिए, और आपके संपर्क में जितने भी लोग होंगे जाके संपर्क कर लीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।